हेलो फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स की 12वीं श्रृंखला, जिसमें हम 50 MCQ सॉल्व करते हैं। और ये MCQ आपके एग्जाम जैसे UPHESC, TGT, PGT, GIC, GDC, LT ग्रेड तथा UGC नेट JRF जैसे परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ध्यातव्य है कि भारत में भले ही संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात सर्वोच्च जो स्तर पे न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसका जो है आदेश या उसका कोई फैसला अंतिम होता है। जबकि आप जानते हैं अमेरिका में दोहरी जो है न्यायपालिका की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जो न्यायिक सक्रियता जो है वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जनहित विवाद से संबंधित है न्यायिक सक्रियता, जिसको PIL भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PIL से जुड़े हुए व्यक्ति कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति PN भगवती जो है ये न्यायिक सक्रियता या PIL से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि DP मदन ने लिखा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पे निरंकुशता का जो है अधिकार जमा लेगी और इससे जो है न्यायिक सक्रियता को जो है उसके संबंध में एक पवित्र पंचभुज की अवधारणा है। पवित्र पंचभुज क्या है कि ये जो है जो न्यायिक सक्रियता है वो इन 5 अधिकारों की रक्षा करती है। किसकी? 14 की, 19, 21, 32 और 39A की। तो इस प्रकार जो है न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका की किसी भी निरंकुशता पे जो है अंकुश लगाती है और हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो पवित्र पंचभुज किससे संबंधित है फ्रेंड्स? न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है PIL का मतलब क्या है, अर्थात सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है न्यायिक पुनर्विलोकन का विधि का शासन जो है वही न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि विधि का ही शासन हो, न कि व्यक्ति विशेष का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भारत और USA अर्थात अमेरिका दोनों में ही जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। फिर से सेम नहीं, इसमें कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बाद में जो है फिर से इस अधिकार को किसके द्वारा बहाल किया गया था? इसके द्वारा नहीं फ्रेंड्स, केशवानंद भारती का जो केस आया था 1973 में, तो उसके द्वारा जो है फिर से संसद के इस अधिकार को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन हाँ वो जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, आधारभूत संरचना है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में ऐसा कहा? तो सही आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती वाद में ऐसा कहा 1973 में। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सही आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है किस अधिकार के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसका समाधान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्णय जो है राष्ट्रपति करते हैं। देख लेते हैं आंसर। यह निर्णय राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से करते हैं। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि भारत के संविधान के 5वें भाग में और अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों या स्थान पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। स्टेटमेंट एकदम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीट का क्या अर्थ होता है? तो एक रीट का अर्थ होता है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा सी, एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी के एक ऐसा औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में जो है न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। और कितने तरह की न्याय? 3 तरह की न्याय। प्रस्तावना में एक लाइन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय जो है प्रस्तावना जो है नागरिकों को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जो है राज्य विधि की संवैधानिकता को या संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए कितनी निश्चित की गई है? फ्रेंड्स तो वर्तमान में जो 2022 में कंडीशन है वो है 34, अर्थात 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। यहाँ कह रहे हैं ना मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए, तो आप यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 33 + 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, परमादेश या मैंडमस। मैंडमस का अर्थ ही होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश परम प्लस आदेश से मिलकर बना है, तो शब्द का संधि विच्छेद कर लेंगे तो भी आंसर याद हो जाएगा, परम आदेश अर्थात परमादेश। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक लेख या रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। और फ्रेंड्स जो शपथ की व्यवस्था है किस अनुसूची में है? तो ये 3री अनुसूची में है, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो हम देखेंगे गोलकनाथ केस का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। और शमशेर सिंह केस का संबंध है राष्ट्रपति से है। और मिनर्वा मिल आप जानते हैं इसका संबंध डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है, हमारी नीति निर्देशक तत्वों से। और केशवानंद भारती केस बहुत ही आसान है, आधारभूत संरचना के सिद्धांत से। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर जो है बी है हमारा सही आंसर। देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकार से, शमशेर सिंह के केस राष्ट्रपति से, मिनर्वा मिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से और केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। और यहीं पे यदि उच्च न्यायालय पूछता तो हो जाता, तो सही आंसर होता 62, पर यहाँ चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो सही आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। अगला सेम क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सही आंसर हो जाएगा ये, राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह संविधान के आधारभूत संरचना के विरुद्ध है या उसका उल्लंघन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो 3 अनुसूचियाँ नहीं,
दोहरी न्यायपालिका ऐसा भी नहीं है, भारत में तो जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, ये सही है क्योंकि जो एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो अमेरिका में भी है और भारत में भी है। इकहरी नागरिकता नहीं, क्योंकि ये भारत में तो है किंतु अमेरिका में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, संविधान की समीक्षा हेतु बनाई गई। तो संविधान की समीक्षा के लिए वर्ष 2000 में एक समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस वेंकट चलैया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि संविधान की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन चाहे तो देख सकते हैं। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मानेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा हेतु नवीनतम समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मार्च 2002 में कब रिपोर्ट अपनी दी, मार्च 2002 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका है भारत के संविधान का एक अंग है। तो सही आंसर हो जाएगा डी केशवानंद भारतीवाद। फ्रेंड्स बेरूवारीवाद ऐसा है जिसमें कि न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन अपने इस फैसले को केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा डी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब किया गया था। किया तो गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, लेकिन किया कब गया था। तो सही आंसर हो जाएगा डी 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संसद जो है बी हो जाएगा सही आंसर। संसद के अधिनियम द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की संख्या सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है। और फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अगर प्रावधान है तो किस आर्टिकल के तहत होता है। तो सही हो जाएगा आंसर आपका अनुच्छेद 127(1) के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है। रिट याचिका, शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन, रिट अधिकारिता, लोकहितवाद। सही आंसर हो जाएगा सी रिट अधिकारिता के कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का जो है अंतर समाप्त हो गया है, क्योंकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा डी मौलिक अधिकारों से। फ्रेंड्स जब भी पढ़ें स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का आदेश, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यायिक अवमानना के आरोप में बंदी बनाने से ये देख के कई बार अचानक लगता है कि हाँ इस ये हो सकता है, पर पूरा स्टेटमेंट पढ़ें। न्यायिक अवमानना का इससे संबंध नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। और फिर जेल व्यवस्था में सुधार, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें। ए बी जो है थोड़ा सा आपको कहीं कंफ्यूज भी कर सकता है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। शब्दों को जरूर ठीक से पढ़ें ध्यान से क्वेश्चन को, और विशेष रूप से आसान क्वेश्चन हो तो उसे एक बार अवश्य पढ़ लें। कठिन लगे तो भी पढ़ लें क्योंकि आंसर उसी विकल्पों में छुपा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। तो सही आंसर हो जाएगा डी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ ही होता है पूर्णतः सूचित करना, और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी केस की या किसी भी मामले की जानकारी मांगता है और उनका जो है परीक्षण करता है। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी
करने का अधिकार किसे है? तो ये दोनों को ही है अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में क्यो वारंटो भी कहते हैं, जिसका मतलब है किस अधिकार से। तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है ये अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रिट अर्थात लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स किस अधिकार से, ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से जो है आप ये दावा करते हैं, ठीक है। तो या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे पद को धारण कर लेता है जिसके वह योग्य नहीं है करप्शन के द्वारा या डोनेशन देके, इस प्रकार से तो न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि क्यों वारंटो किस अधिकार से जो है आप इस पद को धारण करते हैं। तो जो आपने दावा किया है कि मैं इस पद के योग्य हूँ, तो दावा की वैधता की जांच पड़ताल के लिए जो है अधिकार परीक्षा अर्थात क्यों वारंटो जो है रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है कौन से परमादेश का मतलब, तो कई बार आपका ध्यान सिर्फ इसी शब्द पे चला जाए, परमादेश अर्थात मैंडमस की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि किस आदेश का मतलब या परमादेश का मतलब है अक्षरशः आपका अधिकार क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, किस अधिकार से आपका क्या अधिकार है कि आप इस पद को धारण करें या ऐसा काम करें। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, मूल, अपीलीय और परामर्श, ये तीनों प्रकार के जो है क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक व्याख्या के द्वारा जो है इसे लाया गया था केशवानंद भारती विवाद में 1973 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा। तो सही आंसर हो जाएगा डी, वी चंद्रचूड़, कभी ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। अन्य सभी व्यक्ति जो है आप देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। डी, वी चंद्रचूड़ कभी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि MC महाजन, S मुखर्जी, PN भगवती ये सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि शब्द कोलेजियम का संबंध किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोलेजियम का संबंध है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।